रामधारी सिंह उच्च गति व्यास प्रतिलेखन संख्या 96 97 98 99 100 शुरू होती है। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जनता को बड़ी कठिनाई है। वहाँ सूखा पड़ा हुआ है, मवेशी मर रहे हैं। ऐसे जो स्थान है वहाँ आपको कदम उठाने चाहिए। वहाँ लोगों को तथा मवेशियों को खाने के लिए देना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। अगर आपने शहरों का ही ध्यान रखा और देहातों की समस्या व किसानों की समस्या को हल नहीं किया तो भविष्य में बड़ा संकट पैदा हो सकता है। जब मैं अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए जाती हूँ तो जिन लोगों ने वोट दिया होता है और जिन्होंने नहीं भी दिया होता है वे भी शिकायत करते हैं कि जब वोट का समय आता है तब तो आप कहती है कि लगान माफ होगा, गल्ला सस्ता होगा, गाय भैंस के लिए घास का प्रबंध होगा, लेकिन हो तो कुछ भी नहीं रहा है। अंग्रेजों से जब हमने राज प्राप्त किया था उस समय नारा लगाते थे कि लगान माफ होगा, नहरें खोदी जाएगी, गाय भैंस के लिए घास का इंतजाम किया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, लगान भी दुगना बढ़ गया है। जनता ने इन सब बातों को लेकर बड़ा असंतोष है। पैराग्राफ। हमारे मंत्री महोदय जब जिले का या प्रांत का दौरा करने जाते हैं तो रेस्ट हाउस में जाकर ठहरते हैं। देहातों में जाएं तो उनको असली हालत का पता चले, लेकिन वे तो रेस्ट हाउस में जाकर ठहरते हैं ताकि कहीं उनको लू ना लग जाए। इसीलिए मैं निवेदन करती हूँ कि उनको गाँवों में जाना चाहिए, वहाँ जाकर उनको किसान की कठिनाइयों को समझना चाहिए, उनकी कठिनाई को दूर करना चाहिए। किसान इस समय बड़े भयभीत हैं, उनकी तरफ बहुत सा रुपया पड़ा हुआ है। तकावी का, बीज का, लगान का, बैल का इत्यादि। कलेक्टर या तहसीलदार उनको आज बहुत परेशान कर रहे हैं। उसके बैल नीलाम किए जा रहे हैं, जमीन नीलाम की जा रही है, उसको कचहरी में ले जाते हैं और पटवारी तहसीलदार किसान को जिस तरह से परेशान करते हैं उसका लेखा मैं नहीं दे सकती हूँ, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। आज भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है। जब तक 500 रुपये या 300 रुपये या 200 रुपये लेखपाल को या पटवारी को न मिले तब तक खाते में से नंबर वे लोग नहीं निकालते। कचहरी में उन्हें परेशान किया जाता है और वे सब जगह परेशान होते हैं। महोदय, पंजाब के संबंध में मुझे यह कहना है कि अभी कुछ दिन पूर्व वहाँ पर भाषा का प्रश्न उत्पन्न हुआ। मेरा अपना विचार है कि जब भाषा के आधार पर पंजाब का विभाजन हो गया तो आज पंजाब की भाषा पंजाबी है और यह पंजाब के लोगों को निर्णय करना है कि वह पंजाबी किस लिपि के अंदर लिखी जाए। लेकिन एक बात मैं पंजाब की सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज जब पंजाब के अंदर 45% लोग इस प्रकार के हैं जो यह कहते हैं कि हमारी अपनी मातृभाषा हिंदी है, तो पंजाब की सरकार को अल्पसंख्यकों की भाषा को संरक्षण देने के नाम पर दूसरी भाषा के रूप में हिंदी को मानने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इससे दोनों के संबंध में मधुरता आएगी और किसी प्रकार के अनावश्यक आंदोलन से हमारा सीमावर्ती राज्य बचा रहेगा। जहाँ तक लिपि का संबंध है, लिपि के संबंध में मैं बलपूर्वक किसी लिपि को समाप्त करने के पक्ष में नहीं हूँ। मेरा विचार रहा है कि देश में अपनी लिपियों को सुरक्षित रखते हुए अगर प्रादेशिक भाषाएं किसी एक सामान्य लिपि को वैकल्पिक लिपि के रूप में स्वीकार कर ले तो देश की अनेक भाषाओं को निकट आने में बहुत बड़ी सहायता मिल सकेगी। अगर पंजाब के लोग भी इसी आधार पर विचार कर सके तो मैं समझता हूँ कि यह पंजाबी भाषा के हित में और देश की एकता के हित में होगा। पैराग्राफ। अंतिम बात जिसको कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूँ वह है प्रश्न जो आज पंजाब और हरियाणा में तनाव का कारण बना हुआ है और वह है चंडीगढ़ का प्रश्न।
सभापति जी, आपने देखा होगा कि कल इस प्रश्न को लेकर यहाँ एक गर्मा गर्मी का वातावरण भी उत्पन्न हुआ। इसके लिए मैं मुख्य रूप से केंद्र सरकार को दोषी मानता हूँ। सरकार की अपनी आदत है कि जो इस प्रकार के विवादास्पद प्रश्न होते हैं उनको लंबा टालने की इसकी प्रवृत्ति बन गई है। सरकार सोचती है कि अगर कोई प्रश्न लंबा टाला जाएगा तो लोग भूल जाएंगे और अंत में तनाव स्वतः ही नहीं हो रहेगा। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिस जिस प्रश्न को सरकार ने टालना चाहा, चाहे मैसूर महाराष्ट्र का सीमा विवाद का प्रश्न हो, गोदावरी या कृष्णा के जल का झगड़ा हो, महोदय पंजाब के अंदर चंडीगढ़ का झगड़ा हो, सरकार ने जिस झगड़े को टालना चाहा वह झगड़ा और अधिक उग्र रूप लेकर देश के और सरकार के सामने आया। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस सरकार को आगे के लिए यह परंपरा डालनी चाहिए कि जब भी इस प्रकार के कोई प्रश्न आए तो उन प्रश्नों पर दृढ़ता से विचार किया जाए और तत्काल उनका समाधान किया जाए। वर्षों तक उन प्रश्नों को लटकते छोड़ लोगों को आपस में संघर्ष का अवसर नहीं देना चाहिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो राष्ट्रीयकरण के समर्थक है वे भी राष्ट्रीयकरण को साध्य नहीं मानते। प्रधानमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि अनेक देशों में बैंक सरकार के हाथ में है, लेकिन बैंक सरकार ने ले लिए तो समाजवाद आ गया। ऐसा कोई नहीं कह सकता। जिन देशों में समाजवाद नहीं है वहाँ बैंक सरकार के हाथों में है। फ्रांस में समाजवाद नहीं है, सरकार ने बैंक ले लिए, और ऑस्ट्रेलिया में बैंक सरकार ने लिए थे, लेकिन बैंक कर्मचारियों के आंदोलन के फलस्वरूप चुनाव में जब नई सरकार बनी तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण समाप्त करना पड़ा। राष्ट्रीयकरण कोई हर रोग की रामबाण औषधि नहीं है और राष्ट्रीयकरण सरकारीकरण में नहीं बदलना चाहिए। पैराग्राफ। जिस तत्परता से सरकार ने बैंकों को अपने हाथ में लिया है उनसे आर्थिक क्षेत्र में कठिनाइयां पैदा हो सकती है। नए नए लोगों में नई नई आशाएं जागी है। क्या ये आशाएं पूरी की जा सकेगी? अगर ये आशाएं पूरी नहीं की गई तो उनके परिणाम भयंकर होंगे। सहकारिता के क्षेत्र में हमने लोगों में नई आशाएं जगाई है। हमारा तंत्र उसको पूरा कर पा रहा है। समाजवाद मात्र इरादा नहीं है। इरादे अच्छे हो सकते हैं, नेक हो सकते हैं, लेकिन जिस मशीनरी के द्वारा, जिस तंत्र के द्वारा वह इरादे व्यवहार में लाने हैं, अगर वह मशीनरी भ्रष्ट है, अगर वह तंत्र अक्षम है, अगर जनता के प्रति उनके हृदय में सहानुभूति नहीं है, तो फिर राष्ट्रीयकरण भी सहकारिता की तरह से एक बदनाम चीज हो जाएगी। सरकार बहुत से कारखाने चला रही है, कुछ अच्छे चल रहे हैं, कुछ बुरे चल रहे हैं, लेकिन कारखाने चलाने के लिए, सरकारी संस्थाएं चलाने के लिए जैसे आदमी हमें चाहिए वैसे आदमी तैयार करने का हमने प्रयत्न नहीं किया। सार्वजनिक उद्योगों को सफल करना सरल नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, आज जो किसान है, गन्ना पैदा करता है, वह परेशान है कि क्या होगा, हमारा यह व्यापार रहेगा या नहीं रहेगा, उसका यह व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि किसानों को गन्ने की ज़्यादा कीमत मिले, हम किसानों की सहायता करना चाहते हैं और किसानों से हम यह आशा करते हैं कि वे अधिक पैदा करें, लेकिन दूसरी तरफ किसानों को जो मिलने वाली चीज़ है उन पर नए कर लगाए जाते हैं। केवल केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकारें भी कर लगाती रहती है। अधिक उपज के लिए किसानों को कुछ चीज़ें की आवश्यकता है जिनकी पूर्ति करना बहुत आवश्यक है। उनको ऐसे साधन चाहिए जिनको वे खेती में उपयोग कर सके। पैराग्राफ। हमारे प्रदेश में बड़े बड़े बांध बने हैं और उनसे बिजली पैदा होती है, लेकिन बिजली घर का कहीं पता नहीं है। बिजली घर यदि बना भी हुआ है तो भी उनको बिजली नहीं मिलती है। नलकूप पड़े हैं लेकिन चालू नहीं किए जा रहे हैं।
जहाँ पर बिजली पहुँची भी है वहाँ के जो किसान हैं वे भी दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं, लेकिन उनको बिजली नहीं मिलती है। बेचारे किसी तरह से कर्ज लेकर डीजल पंप खरीदते हैं और उससे वे काम चला रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने डीजल तेल पर भी कर बढ़ा दिया है। इसका नतीजा यह होगा कि उनके पंप पड़े रह जाएंगे, फिर आपको कहाँ से अन्न मिलेगा। आप किसान से यह आशा करते हैं कि वह अधिक अन्न पैदा करके आपको दे, उपज बढ़ावे, लेकिन जो साधन है उन पर आप कर लगाते जा रहे हैं। किसान पर आप इतना बोझ डालते जा रहे हैं कि उनके प्रयोग को ही वह भूल जाएगा। पैराग्राफ। खाद की भी बात की जाती है। आप कारखाने भी खोलना चाहते हैं। दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उनको आप निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ आकर वे खाद के कारखाने खोलें और खाद पैदा करें। क्या खाद आप इसीलिए पैदा करना चाहते हैं कि किसान उसको ले जाए और उसकी फसल भस्म हो जाए? कारण यह है कि उसको समय पर पानी तो मिलेगा नहीं। अगर पानी नहीं मिलेगा तो खाद किस काम आएगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उसे पहले पानी दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूँ जो देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। आजकल कृषि पर बहस चल रही है। मैं कल से सुन रहा हूँ कई लोगों ने तो सरकार की बड़ी प्रशंसा की है कि वह बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मैं मंत्री महोदय से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। मार्च में मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि 2 वर्ष में हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कहने के पीछे उनका आधार क्या है। कौन से उनके पास ऐसे प्रमाण हैं जिनके आधार पर उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की है। मैं चाहता हूँ कि जब वह उत्तर दे तो इस बात को अपने उत्तर में बताएं। पैराग्राफ। आप जानते हैं कि इस देश में 80% लोग खेती करते हैं और उसके बाद भी आज हमारे देश का सम्मान दूसरे देशों में कितना है। आज हम दूसरे देशों से देश के नागरिकों के लिए खाद्यान्नों का आयात काफ़ी मात्रा में कर रहे हैं। खाद्यान्न की स्थिति बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। देश में जहां लोग 80% खेती करते हैं, हम भोजन के मामले में भी आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं। इसके कुछ कारण हैं। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ उस समय से इस सरकार ने कुछ गलतियां की है, जिसका यह परिणाम है कि आज इतने वर्ष के बाद भी हम आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अपने देश में पहला स्थान खेती को न देकर उद्योग को दिया गया है। उद्योग हमारे देश के लोगों की जीविका का मुख्य साधन नहीं हो सकता है। भोजन की समस्या के हल के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि देश में सिंचाई पर काफ़ी जोर दिया जाना चाहिए और सिंचाई तथा खाद्य मंत्री एक होना चाहिए। यह मेरी मांग है। पानी के बाद खेती के लिए खाद भी आवश्यक है। खाद का स्थान दूसरा हो सकता है। आज देश में खाद की बात काफ़ी जोर देकर कही जाती है। यह कहा जाता है कि उपज को बढ़ाने के लिए खाद की आवश्यकता है। बिना खाद के उपज नहीं बढ़ सकती। किंतु खाद कहाँ तक उपज को बढ़ा सकेगी, यह भी देखने और सोचने की ही बात है। इस ओर एक समन्वय नीति चाहिए। समाप्त।